हेलो एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ आसिफ रफ़ीक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, आपको याद होगा अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के डिस्कस किए हैं। आज लेक्चर नंबर 20 हैं और आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कंक्लूड वाइंड अप करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वी आर गोइंग टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। आज हम इंडिया को आज़ादी देने वाले हैं। तो गाइस, चले बढ़ते हैं वीडियो के और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एटली डिक्लेरेशन। गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बोला था कि ब्रिटेन में नया प्राइम मिनिस्टर बन के आया था जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। और यही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन Feb 20 1947 इस डेट पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता है जिसको हम कहते हैं एटली डिक्लेरेशन। और ये दिस डिक्लेरेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न हिस्ट्री और इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इस डिक्लेरेशन के तहत क्लेमेंट एटली ने कहा कि अब हम इंडिया को आज़ाद करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लीव इंडिया और हम इंडिया को एक सॉवरेन कंट्री बनाने जा रहे हैं। तो गाइस, इस डिक्लेरेशन में एक इम्पॉर्टेंट डेट रखा गया जिसको हम कहते हैं डेडलाइन डेट, विच वाज ऑन 30 जून 1948। गाइस, ये डेट आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है जो क्लेमेंट एटली ने अपनी डिक्लेरेशन में रखा। क्लेमेंट एटली ने कहा कि इस डेट से पहले हम इंडिया को आज़ाद करेंगे और ब्रिटिश वुड लीव इंडिया, और जो पावर हैं, गवर्नमेंट पावर हैं, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे इंडिया के किसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं क्लेमेंट एटली के डिक्लेरेशन में। फर्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी कि हम पावर किसी रिस्पॉन्सिबल इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। सेकंड, ब्रिटिश वुड लीव बाय 30 जून 1948, यानी कि 30 जून 1948 से पहले ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देगी, ब्रिटिश यहाँ से चले जाएगी। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लैप्स ऑफ पैरामाउंट या प्रिंसली स्टेटस। प्रिंसली स्टेटस को अभी तक ब्रिटिश की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही थी, पैरामाउंट मिल रही थी, अब वो ख़त्म हुई हैं, अब वो लैप्स होती हैं। प्रिंसली स्टेटस को कोई प्रोटेक्शन ब्रिटिश की तरफ से अब नहीं मिलेगी। तो गाइज, ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, दैट वाज अबाउट द लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन नया विसरॉय इंडिया में बनेगा इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल अब तक विसरॉय इंडिया में था। इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि अब नया विसरॉय इंडिया में आएगा जिसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लॉर्ड माउंटबेटन के मुतालिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो मैंने अपने नोट्स में ऐड किया है। पहला है, हु वाज द लास्ट विसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आपको पूछा जा सकता है, लास्ट विसरॉय ब्रिटिश इंडिया के कौन रहे हैं, तो आपको आंसर करना है लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, फर्स्ट विसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन रहे हैं, ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो लॉर्ड माउंटबेटन के मुतालिक पूछा जाता है, दैट इज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ से चली गई और इंडिया को आज़ाद किया गया, इंडिया फ्री इंडिया बना, उसके बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो उसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है गाइज। और अगर थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन में लाया गया, अगर पूछा गया कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, अगर इतना पूछा गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन आंसर होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट फर्स्ट इंडियन कहा गया तो उसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ये यहाँ पर राजगोपालाचारी लिखा है जिसको हम शॉर्ट में या जिसका सब्रिक्वेंट है राजा जी।
तो गाइज ये थे इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स जो एटली डिक्लेरेशन में रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं एज ए न्यू विसरॉय रिप्लेसिंग लॉर्ड वेवल, और उसने चूँकि यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन था बिटवीन द मुस्लिम लीग और कांग्रेस, कोई सेटलमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन चाकड़ आउट अ प्लान, इसने एक प्लान बनाया जिसको हम कहते हैं पार्टीशन प्लान और 3 जून प्लान। इस प्लान को जो लॉर्ड माउंटबेटन ने चाक आउट किया, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया, इसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, इसको हम पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। और चूंकि ये 3 जून 1947 में लाया गया, इसीलिए इसको तीसरा नाम 3 जून प्लान भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स रखे गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, फ्रीडम विद पार्टीशन एंड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कांग्रेस बहुत अरसे से डिमांड कर रही थी कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, तो वो पहला ही प्रपोजल था कि हम इंडिया को आज़ाद करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर ट्रांसफ़र पावर करेंगे किसी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को, और इस फ्रीडम के साथ साथ हम इंडिया को पार्टीशन करेंगे, 2 कंट्रीज़ में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके लिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगे, एक तो इंडिया के लिए और एक तो पाकिस्तान के लिए। दिस वाज द फर्स्ट प्रपोजल ऑफ माउंटबेटन प्लान। सेकंड प्रपोजल, पंजाब एंड बंगाल में वोट किया जाएगा पार्टीशन के लिए, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि हम इंडिया में ही रहेंगे, कुछ लोग कहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, तो इसके लिए वोट किया जाएगा पंजाब और बंगाल में कि हर एक बंदे से पूछा जाएगा कि वेदर ही वुड और शी वुड लाइक टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद सिंध वुड टेक इट्स ओन डिसीजन, सिंध को भी खुद डिसीजन लेने का इख्तियार दिया गया कि आप इंडिया के साथ रहोगे या पाकिस्तान के साथ रहोगे। उसके बाद फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्रपोजल जो माउंटबेटन प्लान का में था, इट वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। गाइस आपको NWFP से कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अगर कोई लिखना चाहे तो वो अपने नोट्स में लिख सकता है इन इलेबोरेटेड फॉर्म, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहेट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल थे वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा थ्रू रेफरेंडम। गाइस यहाँ पर मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आप मुझे बोलोगे रेफरेंडम किसे कहते हैं, रेफरेंडम किस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का टूल है और ये किसे कहते हैं। तो ये कहाँ पर किया जाएगा रेफरेंडम, इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहेट जो डिस्ट्रिक्ट थे बंगाल के। इसके बाद इंडिया को आज़ाद किया जाता है, इंडिया को आज़ादी दी जाती है ऑन 15 अगस्त 1947, जो डेट हर किसी बच्चे नर्सरी से लेके PhD के बंदे को मालूम है। 15 अगस्त 1947 इंडिया को आज़ादी दी जाती है और हर साल इस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और इस साल इस टाइम में 31 अगस्त 2021 को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस साल भी 15 अगस्त को ये डे मनाया गया। और आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है कि वो किस साल का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इस साल 15 अगस्त 2021। इसके बाद एक एक्ट लाया गया, जिस तरीके से पहले से ब्रिटेन पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता था, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी तरीके से इस माउंटबेटन प्लान के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए और इंडिया को आज़ादी देने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसको कहा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
1947, जिसको पास किया गया ऑन 18 जुलाई 1947। ये डेट भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। और इसमें इस एक्ट में यही प्रोविजंस रखे गए जो माउंटबेटन प्लान में हमने डिस्कस किए। और इसमें पार्टीशन के लिए मेजर्स रखे गए, बहुत सारे कमीशंस बनाए गए, रेड क्लाइफ कमेटी बनाई गई जिसने डिमार्केट किया लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद गाइस आज़ादी के बाद स्टार्ट होती हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। चूँकि इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, आई गेस 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी इंडिया में। और इनको इंडियन यूनियन में मिलाने का स्टेप उठाया गया। और इसके लिए जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा काम किया वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के लिए, इस कंट्रीब्यूशन के लिए इसको सब्रिक्वेंट इसको दिया गया है नाम, निकनेम आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आपको आंसर करना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बाय 15 अगस्त 1947 सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, मैंने बोला है 552 प्रिंसली स्टेट्स में 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था सारे स्टेट्स ने। और 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं किया था, इंडियन यूनियन के साथ एक्सीड नहीं किया था, उसमें पहला कश्मीर हमारा है, दूसरा जूनागढ़ है और तीसरा हैदराबाद है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि किन 3 प्रिंसली स्टेट्स ने इन 1947 में इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं किया था। तो गाइज ये भी आप याद रखें। उसके बाद अब हम देखेंगे इन 3 प्रिंसली स्टेट्स ने किस तरीके से इंडियन यूनियन के साथ एक्सेशन किया। पहली हमारी कश्मीर है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो महाराजा जो कश्मीर के थे उस टाइम, उसने एक्सीड किया ऑन 26 अक्टूबर 1947 थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं एक्सीड करता हूँ, आई एम गोइंग टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो दूसरी प्रिंसली स्टेट थी वो थी जूनागढ़। जूनागढ़ ने भी एक्सीड किया थ्रू रेफरेंडम। जूनागढ़ का जो महाराजा था वो मुस्लिम था, लेकिन जो जूनागढ़ के लोग थे वो हिंदू थे। और जो हिंदू लोग थे उन्होंने रेफरेंडम के मदद से ये डिसाइड किया कि हम इंडियन यूनियन के साथ एक्सेशन करते हैं। और जो महाराजा थे चूँकि वो मुस्लिम थे वो फिर पाकिस्तान गया। उसके बाद हैदराबाद उनको इंडियन यूनियन के साथ एक्सीड किया गया। लेकिन यहाँ पर एक पेक्यूलियर पॉइंट आपको याद रखना है कि फोर्सफुल एक्सेशन, हैदराबाद ने खुद एक्सीड नहीं किया इंडिया के साथ, यहाँ पर एक फोर्सफुल एक्सेशन करवाया गया। यानी कि इंडियन ट्रूप्स ने एक ऑपरेशन किया जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन पोलो। गाइस ये पॉइंट भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन के साथ एक्सीड करवाया गया अंडर ऑपरेशन पोलो। तो आपको आंसर करना है हैदराबाद, और ये सितंबर 1948 में होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद कुछ फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, कुछ पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ थी जो 1947 में आज़ाद नहीं हुई, जिनको बाद में लिबरेट किया गया, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली जो बहुत सारी फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, आपको क्वेश्चन बहुत एंगल से पूछा जा सकता है। पहला इम्पॉर्टेंट एंगल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। तो आपको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। और पौंडीचेरी के मुतालिक अक्सर इस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम गलती से पुर्तगीज़ मार्क करते हैं, लेकिन जो पौंडीचेरी थी इट वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रेंच।
तो इसमें पौंडचेरी आती है, इसमें चंद्रनागा आता है, इसमें माही आती है, इसमें कराईकाल आता है और इसमें यनाम आता है। ये सारे फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी। यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनियल रूल चल रहा होता है। लेकिन 1954 के एंड तक इन तमाम फ्रेंच कॉलोनीज को लिबरेट किया जाता है और इनको भी इंटीग्रेट किया जाता है, मिलाया जाता है इंडियन यूनियन के साथ। ठीक है गाइस। इसके बाद पुर्तगीज कॉलोनीज कौन कौन सी थी? गोवा थी, दमन थी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवाली। गोवा जो आज टाइम की स्टेट हैं, दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवाली इस टाइम की एक इम्पॉर्टेंट यूटी है। ये उस टाइम एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल ये पुर्तगीज की कॉलोनीज हुआ करती थी। तो 1954 में दादरा एंड नगर हवाली को लिबरेट किया गया बाय फ्रीडम फाइटर्स और 1961 में यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर सिर्फ गो लिखा है तो आप प्लीज़ नोट्स में इसको गोवा कीजिएगा। गोवा, दामन एंड दीव को लिबरेट किया गया इन 1961, लेकिन किस तरीके से? बाय इंडियन ट्रूप्स। गाइस ये भी आपको याद रखना है क्योंकि SSB इज़ नाउ वेरी मेटिक्यूलस। वो क्वेश्चन कहीं एंगल से भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है गोवा, दामन दीव को इंडियन ट्रूप्स ने आज़ाद करवाया और दादरा एंड नगर हवाली को फ्रीडम फाइटर्स ने लिबरेट करवाया। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आज मैं इस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कंक्लूड कर रहा हूँ। आई एम वाइंडिंग अप दीज लेक्चर्स ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आपको कभी कोई क्वेरी हो या कभी कोई मसला हो तो फील फ्री टू टेक्स्ट और कॉल मी ऑन दिस नंबर, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, दे आर हेजिटेटिंग टू कॉन्टैक्ट। वो समझते हैं कि सर को हम कैसे कॉल करें। आई एम जूनियर टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है 90% स्टूडेंट जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं, आई एम जूनियर टू देम। ओनली 10% को मैं सीनियर एज या पढ़ने में होगा। तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, या PDF के रिलेटेड जो आपका मसला है उस मसले के लिए भी आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। आई एम हियर टू ट्रीट विथ यू इन अ वेरी हम्बल एंड काइंड मैनर। ओके गाइस, बाय, हैव अ गुड लाइफ अहेड। और मेरी दुआ है कि आप आने वाले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो और आप हमारे इकोनॉमी के फाइनेंस को अच्छे से चलाओ। ओके बाय, थैंक्स। मेरे लिए दुआ हमेशा किया कीजिए। थैंक्स।